स्वागत सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले क्लास 12 सब्जेक्टिव बायोलॉजी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि होगा चैप्टर 7 से, जो कि है विकास। तो चलिए और देखते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार के यहाँ पर दिए हैं और क्या इनके उत्तर होंगे। जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के अंत तक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है संयोजी कड़ी का उदाहरण है। तो देखिए संयोजी कड़ी हम किसे कहते हैं, जो दो अलग अलग जैसे कि जीवों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम संयोजी कड़ी कहते हैं। जैसे आर्कियोरैप्टिक्स से, तो ये एक पक्षी और सरीसृप के बीच में संयोजी कड़ी का कार्य करता है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि पैरीपैट्स भी संयोजी कड़ी का उदाहरण है क्या? दो दे रखे हैं, तो बिल्कुल पैरीपैट्स और आर्कियोरैप्टिक्स जो है दोनों ही यहाँ पर संयोजी कड़ी के रूप में रहेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है पैरीपैट्स जो है और आर्कियोरैप्टिक्स है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दोनों को थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि ये पक्षी तथा सरीसृप के बीच में है ना, ये पक्षी और सरीसृप के बीच में संयोजी कड़ी का कार्य करता है। और ये जो पैरीपैट्स होता है ये एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में संयोजी कड़ी का कार्य भी करता है। ठीक है, ये एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में संयोजी कड़ी का कार्य करता है। और ये इसके, तो यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन जो थर्ड होगा ना, ये इसमें सही उत्तर बनेगा कि उपरोक्त दोनों ही यहाँ पर संयोजी कड़ी के उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ही यहाँ पर हमारा जीवाश्म का अध्ययन जो है ये कहलाता है। तो जीवाश्म का अध्ययन जो होता है हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज है। तो आधुनिक मानव का सबसे नजदीकी जो पूर्वज है वो कौन है? तो वो यहाँ पर रहेगा क्रो-मैग्नन मानव जो है, ऑप्शन फोर्थ ये इसके लिए सही उत्तर होगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं इसको देखने में। फिर अगला क्वेश्चन है मानव विकास का सर्वाधिक मान्य अवतरण क्रम है। तो देखिए मानव विकास का सबसे ज्यादा जो मान्य अवतरण रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर जो सीधे उत्तर पर आते हैं, और उत्तर में जो विकल्प है ये दो दो दे रखे हैं, तो ये आधे अधूरे हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा मैं इनको पूरा करने की कोशिश करता हूं। तो मैं सीधे सही उत्तर को ही यहाँ पर पूरा करूंगा। तो देखिए यहाँ पर रामापिथेकस और इसी के साथ में अगला जो रहेगा होमो हैबिलिटस, और इसी के साथ में आगे आ जाएगा होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस, और फिर होमो सैपियंस इसके बाद में होमो सैपियंस। तो इस प्रकार से ये क्रम जो रहेगा ना, ये इस प्रकार से रहेगा। तो ये रहेंगे रामापिथेकस, होमो हैबिलिटस और होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो इस प्रकार से इसमें ये क्रम रहेगा। और इसमें यहाँ पर ये सिर्फ दो दो ही दे रखे हैं, बाकी इसमें छूट चुके हैं। चलिए तो इस प्रकार से हमारा इसमें उत्तर बनेगा ऑप्शन थर्ड। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। P प्लस क्यू होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल 1 समीकरण का उपयोग होता है। तो इस समीकरण का जो उपयोग होता है ये कहां पर होता है? तो इसका उपयोग होता है जीव संख्या अनुवांशिकी में, इसका उपयोग होता है। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। तो सबसे प्रथम उत्पन्न होने वाला अनुवांशिक पदार्थ पूछा है। ठीक है, तो वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन जो सेकेंड है RNA। RNA जो रहेगा ये सबसे पहले उत्पन्न होने वाला अनुवांशिक पदार्थ था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर अउड़नशील पक्षी। तो देखिए उड़नशील नहीं है, अउड़नशील, ये ध्यान रखिएगा। अ लगा आगे, तो जो उड़ नहीं सकते ऐसे पक्षी बताना। शुतुरमुर्ग है, कीवी है, ईमू है और ये सभी। तो उत्तर यहाँ पर होगा हमारा सभी प्रकार के जो पक्षी होते हैं ये अउड़नशील होते हैं, क्योंकि इनकी उड़ने की क्षमता कम होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सामान्यतः स्तनधारियों का युग कहलाता है? तो स्तनधारियों का जो युग होता है वो युग है सीनोजोइक युग। ऑप्शन जो सेकेंड है यहाँ पर हमारा उत्तर है।
चलिए, फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? तो फिलोसफी की जूलॉजी के लेखक जो है वो है लेमार्क। ऑप्शन जो सेकंड होगा, लेमार्क इस पुस्तक के लेखक हैं, ये इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, समजात अंग होते हैं। तो समजात अंग जो होते हैं वो उद्भव में यानी कि उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में अलग होते हैं। चलिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत जो दिया था ये दिया था लेमार्क ने। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो वो गैस जो थी ना वो थी ऑक्सीजन, O2 गैस। ये गैस उस समय अनुपस्थित थी, बाद में इसका निर्माण हुआ। पुनरावृत्ति सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया? तो पुनरावृत्ति जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था अर्नेस्ट हेकल ने। इनका पूरा नाम जो है वो है अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लेडरबर्ग ने रैप्लिका प्लेटिंग प्रयोग में उपयोग किया था एंटीबायोटिक। तो उस एंटीबायोटिक का नाम बताना है, तो वो एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा उत्तर होगा। जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। तो जीवाश्मों की आयु का पता जो होता है ये किससे लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है रेडियोधर्मी कार्बन की मात्रा से। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर होगा। अजीवात जीवोत उत्पत्ति का क्या अर्थ होता है? तो अजीवात जीवोत उत्पत्ति का जो अर्थ होता है वो होता है जीवन अजीवित पदार्थों से उत्पन्न हुआ। ये कहता है अजीवात जीवोत उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के दौरान उत्पन्न हुए रासायनिक पदार्थों के विकास का सही क्रम क्या है? तो इसमें यदि हम सही क्रम देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो थी अमोनिया, फिर एमिनो अम्ल और फिर प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद में इसमें न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। इस प्रकार से ये क्रम इसमें उत्पन्न हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उद्विकास का विचार आधारित है। तो रासायनिक उद्विकास का जो विचार है वो आधारित है, तो ये उचित वातावरण स्थितियों के अंदर है ना, उचित वातावरण स्थितियों के अंदर ये अंदर लिखा है। तो ये यहाँ पर सभी को आप देख पा रहे हैं थोड़े से कटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उपयुक्त वातावरण या उचित वातावरण परिस्थितियों के अंदर रसायनों के संयोजन के द्वारा जीवन का उद्भव हुआ। तो इस प्रकार से ऑप्शन फोर्थ जो था ये हमारा बनेगा इसमें उत्तर, जो कि अधूरा है। अगला क्वेश्चन है, विकास की इकाई जो है ये अब किसे माना जाता है? तो अब माना जाता है ये समुदाय को। ऑप्शन जो फर्स्ट है समुदाय, जो कि यहां लिखा है, समुदाय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जीवन नहीं था? तो जीवन नहीं था उस युग का नाम बताना है, तो वो युग था एजोइक युग, है ना। एजोइक महाकल्प में जीवन नहीं था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कभी कभी होने वाले म्यूटेशन को विकास का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके कारण जीवों में नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्नताएं अस्थायी होती है एवं अगली पीढ़ी या अगली पीढ़ी के साथ विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं करती है? तो वातावरणीय जो विभिन्नताएं होती है, ऑप्शन थर्ड जो होगा, ये जीव के साथ ही समाप्त हो जाती है, ये अगली पीढ़ी में आनुवंशिक रूप से प्रकट नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल में उभयचर जो थे वो प्रभावित थे? तो ये ऑर्डोविशियन काल में जो उभयचर थे ये प्रभावित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाकल्प पहले आता है? तो पहले जो आता है वो है पैलियोजोइक महाकल्प, सबसे पहले आने वाला। ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा इसमें उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें नई जाति बनती है और जीव अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन।
ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विभिन्नताओं का वो प्रमुख कारण जो विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। तो भिन्नताओं का वो प्रमुख कारण जो विकास के लिए प्रमुख जिम्मेदार होती है वो होता है उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन भिन्नताओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निकट संबंधीय जातियां जो कि लक्षण में भिन्न होती है क्या प्रदर्शित करती है। तो ये प्रदर्शित करती है समांतर विकास को। ऑप्शन जो थर्ड है यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नहीं है। तो विकास के लिए जो महत्वपूर्ण नहीं है वो यहाँ पर रहेगा सोमेटिक वेरिएशन जो है ये विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। तो जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण जो देता है वो देता है जीवाश्म। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आकारिकी रूप से समान लेकिन प्रजनन रूप से विलगत सिंपेट्रिक समष्टि होती है। तो ऐसी सिंपेट्रिक समष्टि जो होती है उन्हें हम कहते हैं सिबलिंग जातियां, जो कि आकार से तो समान है पर प्रजनन रूप से ये अलग है, प्रजनन में नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अगर जनसंख्या के लक्षण कुछ गुण औसत व मध्यम है तो किसके समान पाया जाएगा। तो यहां पर एक आकार का वक्र, एक सामान्य वितरण, एक तिरछा वक्र या एक बाइमॉडल वितरण। तो एक सामान्य वितरण वक्र यहां पर रहेगा। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन यहां पर आता है पेरिपेट्स संयोजक कड़ी है। तो देखिए पेरिपेट्स एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आया था पेरिपेट्स संयोजक कड़ी है या नहीं है। तो पेरिपेट्स जो होता है ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य में एक संयोजी कड़ी का कार्य करता है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है इसके लिए ये सही है, पेरिपेट संयोजक कड़ी है। प्राकृतिक वर्ण की इकाई है, प्राकृतिक वर्ण की जो इकाई होती है वो कौन होती है। तो प्राकृतिक वर्ण की इकाई जो है वो जाति होती है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। किस हालात में जीन का अनुपात समष्टि में स्थिर रहता है। तो जीन किस हालात में जीन का अनुपात समष्टि में स्थिर रहता है। तो वो है ऑप्शन थर्ड बिना भेदभाव के संकरण। ऑप्शन थर्ड। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर भौगोलिक जनन पृथक्करण के कारण पैदा होता है। तो इसके कारण पैदा होता है जाति उद्भवन। ऑप्शन जो थर्ड होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। समजात अंग होते हैं तो समजात अंग जो होते हैं ये उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन जो थर्ड है अधूरा है, उत्पत्ति में समान परंतु कार्य, ठीक है, कार्य में भिन्न होते हैं, कार्य में भिन्नता होती है। इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन थर्ड बनेगा। अगला क्वेश्चन है डायनासोर व सरीसृप का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है। मतलब डायनासोर का स्वर्णिम काल जो है ये किसे कहा जाता है। तो डायनासोर जो थे ये मीसोजोइक काल में थे। ऑप्शन जो फर्स्ट है इसके लिए सही उत्तर है और मीसोजोइक काल को डायनासोर एवं सरीसृप का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में अवशेषी अंग होते हैं। तो मनुष्य में जो अवशेषी अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग जो होते हैं अकलदार्ढ है, कोक्साई है, इसी प्रकार से वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होगा और एक निमेनेटिक झिल्ली होगी। तो इस प्रकार से एक विकल्प जो है यहाँ पर थर्ड वाला जो है अकलदार्ढ, कोक्साई, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स और एक होती है निक्टेटिंग झिल्ली। झिल्ली इस प्रकार से ये होते हैं मनुष्य में अवशेषी अंग। चलिए अगला क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति जो है ये किस काल में हुई। तो जीवन की जो उत्पत्ति है ये किस काल में हुई। तो ये होती है प्रीकैम्बियन। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। भिन्नताओं का अंतिम स्रोत है। तो भिन्नताओं का जो अंतिम स्रोत है ये मियोसिस, लैंगिक जनन, उत्परिवर्तन या स्वतंत्र अपव्यय। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन
थर्ड उत्परिवर्तन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर 7 से संबंधित अभी बोर्ड के क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।